पिछले 1.5 साल से एक्टर सोनू सूद सुर्खियों में है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई लोगों की मदद की, कई मजदूरों को उन्होंने उनके घर तक पहुंचाया। लेकिन पिछले एक हफ्ते से इनकम टैक्स की रेड के बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। क्या है सच्चाई? सोनू की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या सोनू अपने एनजीओ के तहत और भी लोगों को मदद करेंगे? ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है सोनू सूद। सोनू, नेटवर्क 18 में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सोनू, जैसे कि पिछले एक हफ्ते से जो है इनकम टैक्स की रेड 3 दिन तक आपके घर पे हुई, तब उस वक्त क्या आप घर पे ही थे कि आपको कैसे पता लगा कि इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है? 3 नहीं 4 दिन थे, बट पता क्या लगना होता है, खुद ही पता बता देते हैं कि भैया आ गए। मैंने बोला आओ, वेलकम, बैठिए। जब आप आ गए हैं, इट हैज टू बी द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस। जब तो जो आज तक आपने रेड्स की हैं और जो आगे करेंगे, ये सबसे बेहतर वाली होनी चाहिए। जब आप जाएं तो आपको ये होना चाहिए कि बहुत मजा आया और बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड वॉट एवर यू वांट आई विल प्रोवाइड यू। और वो 4 दिन तक थे। और जब जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि जो मैंने आपको वादा किया था वैसा था कि नहीं था। एंड दे सेड यस, इट वाज a very smooth and very nice experience and I think they did their job well। बहुत कमाल के लोग थे सब लोग। और जो भी उन्होंने मांगा, हमने कोशिश की कि उनको सब चीजें दे दी जाए। सो वो शॉकिंग न्यूज था आपके लिए? मेरे लिए शॉकिंग इस समय यस, अगर आप बोलें कि मुझे लगा नहीं कि ये समय था, लेकिन फिर भी आई थिंक उनको हमसे बेहतर पता है कि कब आना चाहिए या कब सवाल करना चाहिए। बट इस दौरान काम बहुत हो रहा है। जब 4 दिन तक वो चल रहा था प्रोसेस, तभी भी घर के नीचे 50-100 लोग खड़े ही होते थे, रोज वापस जाते थे जो इलाज के लिए, एजुकेशन के लिए सब लोग आए हुए थे। तो वो एक हेल्पलेसनेस आपको जरूर लगती थी कि आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और वो दूर दूर से कोई अपने घर का मोबाइल बेच कर आया है, कोई घर का कूलर बेच कर आया है, गाड़ी स्कूटर बेच कर आया हुआ है, तो वो मदद के लिए आए हुए थे। तो इट फेल्ट हेल्पलेस कि आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन जब 4 दिन बाद मैं निकला, सो दे ऑल वर वेटिंग और फिर सबसे मुलाकात हो पाई। और कोशिश है कि वापस उनकी मुस्कानें उनके चेहरों पर लेकर आए। सोनू, आप पर यह भी आरोप लगा, 20 करोड़ की टैक्स इवेजन का, कर चोरी का आरोप आपके ऊपर लगा। देखिए, जो भी उन्होंने चीजें मांगी उनको हर एक चीज डॉक्यूमेंट दे दी गई, क्योंकि मेरे जितने ऑफिस के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी ऑफिस के लोग मेरे साथ नहीं रहते, तो वो लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। देवर ट्रैवलिंग टू हिमाचल, तो उनको वापस बुलाया गया, सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। और जो जो उन्होंने मांगा, हमने उनको हर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। एंड वील मेक श्योर कि जो भी वो मांगेंगे हम तुरंत उनको देंगे। आई टोटली वांट टू कोऑपरेट। और मैं चाहता हूं कि उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके सवाल हैं, उनका सही ढंग से प्रॉपरली जवाब दिया जाए। एंड आई मेक श्योर कि जो भी उनके डाउट्स हैं हम लोग उसे क्लियर करेंगे और सब कुछ ठीक ही होगा। तो ये 4 दिन तक जब लगातार आपके घर पे छापेमारी चली, तब आपको लगा कि मेरे ऊपर ही क्यों? देखिए, जब आप बोलते हैं कि लहरों से अलग चलने की कोशिश करते हैं, तो जोर और ताकत ज्यादा लगती है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो मुझे जब मैं लोगों की मदद कर रहा था कोरोना के दौरान, और एजुकेशन में, मेडिकल में, उनको जॉब दिलाने में, तो बहुत लोग पूछते थे मेरे, हमारी इंडस्ट्री के लोग या बहुत सारे लोग कि क्या कर रहा है तू, इतना बड़ा पंगा लिया हुआ है तूने सबके हेल्प करने का, तो इतना आसान नहीं है इस यहाँ पर ये सब करना। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर एक जिम्मेदारी है, लोगों का विश्वास है, और एक फर्ज सा महसूस होने लग गया था कि मुझे करना है, और मैं करता रहा। तो बहुत सारी जानें बचाई, हजारों लाखों जानें बचा पाए हम लोग। हजारों लाखों जॉब लगा पाए उनकी। हर रोज सर्जरीज हो रही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं 5 मिनट पहले एक लिवर ट्रांसप्लांट है जो हम लोग हैदराबाद में कर रहे हैं, उसकी लाइनअप कर रहा था। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कैसे रिएक्ट करें या मना करते हैं कि आप करें ना करें, पर जो लोगों का विश्वास बना है कि अगर हम उसके घर पर जाएंगे और कुछ ठीक होगा, वो विश्वास टूटने नहीं देना, बस उसी की कोशिश। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि जो फॉरेन फंड आया था उसका कहीं रिफ्लेक्शन आपके अकाउंट में दिख नहीं रहा था। वो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा, क्योंकि उनका ये कहना नहीं था कि दिख नहीं रहा, उनका था
कि फॉरेन फंड्स अकाउंट में लिया गया है। एक FCRA के रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंदर जो भी NGO या जो भी फाउंडेशन 3 साल जिसको पूरे हो जाते हैं तो वो उस FCRA अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहे। मेरी फाउंडेशन को भी जस्ट 1 साल ही होने वाला है, तो मैं तो वैसे भी हकदार ही नहीं उस चीज को अप्लाई करने का, तो मैं फंड्स तो ले ही नहीं सकता। दूसरी बात, जो वो फंड्स रेज किए गए थे वो एक प्लेटफॉर्म है, जितने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है हमने देखा है, मिलाप है और बड़े रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, सब गवर्नमेंट के कंप्लायंस के दायरों में रहकर होते हैं। हम हजारों लोगों को रोज मदद करते हैं, हम लोग, आप लोग, कि आप कैसे उनको लोगों को ठीक किया जाए, तो उस मिलाप पर ही हुआ था। और इनफैक्ट जो मिलाप का फॉरेन का जो प्लेटफॉर्म है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर लाखों जाने बचती हैं, उनमें से एक प्लेटफॉर्म हमारा भी था। एक वॉइस है, जैसे अगर आप भी चाहें कि मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ, तो आप भी उस पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर, जिसके लिए आप मदद करना चाहती हैं, कि आप समझिए आप रामू नाम के आदमी की मदद करना चाहती हैं, उनकी आप सर्जरी करवाना चाहती हैं, तो आप भी उस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। लेकिन जो भी पैसा उस प्लेटफॉर्म पर आएगा वो सीधा रामू। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हो गई? देखिए, मैं आपको वही बताता हूँ प्रीति, जस्ट इफ यू मे अलाउ मी टू कंप्लीट इट। तो जो फंड का प्लेटफॉर्म बना, अभी भी पैसे वहीं पे फॉरेन के अंदर उसी प्लेटफॉर्म के अंदर है, और जब भी हमें किसी को देने होते हैं तो हम बाकायदा हॉस्पिटल की डिटेल्स सारी रिपोर्ट्स के साथ उनको भेजते हैं, और अगर वो अप्रूव करते हैं तो वो सीधा हॉस्पिटल के फंड्स में आता है। तो कोई भी $1 $1 भी हमारे अकाउंट पे आ नहीं सकता है। दोस आर द रूल्स। जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे पता नहीं, जब मैंने इनफैक्ट जब ये चल ही रही थी रेल, और मैंने वो थोड़ा सा देखा सोशल मीडिया पर कि ऐसा FCRA के नॉर्म्स पे उन्होंने बात की, तो मैंने उनसे भी बात किया कि आपके सामने मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने $1 भी अपने फंड में लिया हो। तो आई थिंक दिस इज नॉट राइट, कि ऐसा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लोग नहीं समझते कि क्या है, वो 1+1 करना शुरू करते हैं। सो दे सेड या यू आर राइट, और आप जब पेपर्स डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो ये नहीं रहेगा वहां पर। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, हमने जितने भी लोगों के इलाज करवाए, हॉस्पिटल डिटेल्स के साथ पैन नंबर और मोबाइल नंबर्स के बाद इतनी मोटी जो फाइल थी वो उनको दी गई है, और अभी भी पैसे वही हैं। तो जब हिंदुस्तान में पैसे आए ही नहीं तो FCRA रेगुलेशंस का उल्लंघन बनता ही नहीं। यानी कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना फंड आपके अकाउंट में आया है वो सारे फंड का इस्तेमाल आपने चैरिटी के लिए किया है? देखिए, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। उसका एक छोटा सा तरीका है। दो चीजें थी प्रीति। एक तो FCRA जो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं, एक अलग प्लेटफॉर्म क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर है, वो वहीं से वहीं जाएगा जब भी जाएगा। जब भी आप मुझे आज इस कॉल के अंदर बोलेंगे कि सोनू, ये 3 लोग हैं, बड़े गरीब लोग हैं, इनकी सर्जरी करवानी है, इनकी पढ़ाई करवानी है, इनका कुछ हेल्प करवाना है, तो मैं उधर डिटेल्स भेजूंगा आपसे लेके, वो डिटेल्स वो प्लेटफॉर्म चेक करेगा और सीधा उनके अकाउंट में भेजेगा, ना तो वो आपके अकाउंट में भेजेगा ना मेरे अकाउंट में। सो वो एक अलग मुद्दा है। बाकी है फाउंडेशन का। जो मेरी फाउंडेशन के अंदर जो फंड की बात की गई, उसके अंदर मैक्सिमम फंड्स वो हैं जो मैंने अपनी एंडोर्समेंट के छोड़कर, मैंने किसी ब्रांड को बोला कि आप काम कीजिए, आप 25% मेरी जो फंड जो है वो डोनेशन दे दीजिए, 50% डोनेशन दे दीजिए, 100% डोनेशन दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो मैंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साइन किए, मैंने खुद अपनी फीस माफ करके, अपनी फीस कट लेके वो पैसा दान दिया। वो फंड्स हैं, और लोगों ने जो डोनेट किया उस फाउंडेशन के अंदर, उसका हर रोज इस्तेमाल हो रहा है। आज भी हुआ है, कल भी हुआ था, और परसों भी होता रहे। लेकिन उस फंड को इस्तेमाल करने का एक समय होता है कि आपको 1 साल के अंदर वो फंड इकट्ठा खत्म करना है, और अगर 1 साल में नहीं होते तो फिर आप एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे अगला 1 साल चाहिए, क्योंकि मुझे उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। वो हर एक प्रोसेस रहता है, सिर्फ सूद फाउंडेशन का नहीं, देश भर में जितनी भी NGOs या फाउंडेशन है उनका रहता है। तो मेरी फाउंडेशन के अंदर फंड्स आए को सिर्फ 4 या 5 महीने हुए, तो मेरे पास अभी भी समय है उन फंड्स को खर्च करने का। लेकिन जो आदमी आपको बहुत विश्वास के साथ फंड देता है, आपके ऊपर एक विश्वास रख के अपनी मेहनत की एक एक पाई निकाल कर, बचा कर आपको देता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। मैं उसको वेस्ट नहीं कर सकता। जितने मेरे पास कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, मुझे 15 घंटे लगेंगे पूरे फंड खत्म करने में, कि अच्छा आगे चलिए, अप्रूव कीजिए, सबके करवा दीजिए, खत्म हो जाएंगे। और जो कल मेरे पास मदद के लिए आएंगे,
उनको हेल्प करने के लिए मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं रहेंगे, तो इट हैज टू बी वेरी वाइजली यूटिलाइज्ड। वो एक चीज। और प्रीति, मैं खुद एक अस्पताल बनाने में पिछले 5 से 6 महीने में लगा। मैंने बड़े बड़े अस्पताल, अपोलो हॉस्पिटल्स हो, किम हॉस्पिटल्स हो, उनके डॉक्टर्स, उनकी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट से मेरी मुलाकात हुई कि मैं अगर एक अस्पताल बताऊं और उसमें बेस्ट डॉक्टर्स फ्री में इलाज करें, प्योर चैरिटी में, जहां पे गरीबों का इलाज फ्री में हो जाए, मेरी वो कोशिश है। हो सकता है वो 10 दिन बाद शुरू हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए। तो कहाँ बना रहे हैं आप ये हॉस्पिटल? मैं उसको तेलंगाना में बना रहा हूँ। मेरी मुलाकात भी हुई, आपने देखा होगा केटीआर सर से मेरी मुलाकात हुई थी पिछले कुछ महीने पहले। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि मैं वहां पे एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जितनी मेडिकल सपोर्ट हम लोगों ने पाई है वो तेलंगाना में हैदराबाद से पाई है। अपोलो हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इनफैक्ट उनका मेडिकल सपोर्ट इतना कमाल का है कि हमने दिल्ली जैसे शहरों से, नागपुर जैसे शहरों से एयरलिफ्ट करवाकर हैदराबाद में लोगों की जानें बचाई। तो मुझे लगा कि हैदराबाद में बहुत कमाल का मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेडिकल, तो वहीं बनाया जाए, तो वो सब डॉक्टर्स वहां पे अस्पताल में फ्री सर्जरीज करवा सकते हैं, और वो लोग तैयार भी हैं। बट वी नीड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टार्ट दैट, जो ऑलरेडी हमारा प्रोसेस में है। सो आई थॉट कि मैं उसमें बनाऊंगा तो जिंदगी भर के लिए, सोनू सूद रहे या ना रहे, लेकिन वो अस्पताल चलता रहेगा, वो फ्री में इलाज होता रहेगा। मेरा वो है, और अभी भी बनेगा। आप देखेंगे कि हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 15 दिन बाद, हो सकता है 2 महीने बाद वो अस्पताल बनना शुरू होगा और मैं बनाऊंगा। सो मेरा आइडिया है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लंबा है, कोशिश जारी है, सफर लंबा है। लेकिन आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई वो राजनीतिक साजिश थी? देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूं किसी चीज से। मैं अपना काम करता जा रहा हूं। अगर मैं सोचने में लगूंगा कि ये राजनीतिक था, पॉलिटिकल था, तो मुझे लगता है कि और समय व्यर्थ होगा। लोगों की अपनी अपनी राय होगी, मैं उसमें घुसूंगा तो शायद वक्त ही नहीं मिलेगा। मैं फिल्म्स करता हूं, लेकिन मेरे पास फिल्म्स करने के लिए, पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट में समय नहीं मिलता। तो अगर मैं इस चीज में सोचूंगा तो पता नहीं लगेगा। पर मुझे लगता है कि माँ बाप ने एक चीज सिखाई थी कि आप काम करते रहो, सोचो मत क्या होता है। हाँ, आप कई बार आप इमोशनली हर्ट होते हो, कि आपको लगता है यार कमाल का काम कर रहे थे, लेकिन ऐसी रिएक्शंस जब आपके ऊपर आती है तो आपका कहीं ना कहीं दिल टूटता जरूर है, लेकिन वो मोमेंटरी होता है। देन यू अगेन स्टैंड बैक ऑन योर फीट और से चलो यार, मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कभी पॉलिटिक्स में आएंगे आप? क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे मैं 10-12 साल से ऑफर्स होती है हमेशा, जब भी इलाज होते हैं। मुझे 2 दफा राज्यसभा सीट ऑफर हो चुकी है, इनफैक्ट कोविड के दौरान ही हो चुकी है। कौन सी पार्टी से? ये मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। हमेशा बोलता हूँ कि ये आई डोंट नो कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बताने नहीं चाहिए ऑब्वियसली। ये बहुत अच्छा, आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, और अगर आपको इतना बड़ा मंच मिले के लिए तो आप और बड़ा काम कर सकते हैं। तो मुझे कहीं फीलिंग जरूर हुई कि हाँ यार, करना चाहिए अगर हम बड़ा करना चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं। पर एक ये भी जहन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभी तो किसी से पूछता नहीं, अपनी जो मेरी फीलिंग्स है, सही है गलत है, स्टेप लेता हूं, अपने दिल की आवाज सुनता हूं, कर देता हूं। लेकिन जब ये मैं एक पॉलिटिकल दुनिया में घुसूंगा और करने लगूंगा, तो शायद मुझे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, कुछ सवाल होंगे, उनसे पूछना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो रुक जाए। सो आई वॉज नॉट मेंटली रेडी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी शायद मेंटली मैं रेडी नहीं हूं, लेकिन जब रेडी रहूंगा तो सबसे पहले आकर यही कहूंगा कि मैं करना चाहता हूं और बड़े स्तर पर करना चाहता हूं। लेकिन सोनू, पिछले दिनों जब आपके बेटे का बर्थडे था और आपने एक लग्जरियस गाड़ी आपके बेटे को गिफ्ट की थी, उसको लेकर भी काफी ट्रोलिंग शुरू हो गया था सोशल मीडिया पे। मैंने गिफ्ट नहीं की। मेरे पास अभी भी जो गाड़ी है वो 2015 की करीबन 6 साल पुरानी गाड़ी है। दूसरी भी गाड़ी मेरी 6 से 7 साल पुरानी है। मैंने नई गाड़ी कोई खरीदी ही नहीं। वो जो गाड़ी की बात हुई थी वो एक फेक न्यूज था। वो लोग ट्रायल के लिए वहां घूम रहे थे, गाड़ी वाले। तो उन्होंने बोला कि अरे सोनू सूद है सर, आप नई गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई है, आप ट्राई कीजिए, इसको चलाइए। तो मैं अपने घर से सिर्फ लोखंडवाला की बैक रोड पर एक चक्कर मारकर आया था कि गाड़ी का ट्रायल कैसा है, और उस गाड़ी से वहीं उतरा और वो गाड़ी पर मैं लास्ट दफा बैठा था। पर उस समय क्योंकि मेरे घर के बाहर भीड़ बहुत रहती है, लोगों की आते रहते हैं, तो कोई मीडिया वाले भी खड़े रहते हैं, तो किसी ने वो फोटोग्राफ खींच के डाल दी थी। सोनू ने अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदी। मेरा बेटा अभी भी बड़ी छोटी गाड़ी चलाता है, किया गाड़ी चलाता है। वो इतनी महंगी गाड़ी नहीं है, तो वो पुरानी गाड़ी है। और आई थिंक गाड़ियां और ये सब चीजें थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक हैं। जब जरूरत होती तो आप ले सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, इसके अलावा आपको मायूसी हुई जब इनकम टैक्स की रेड आपके ऊपर हुई, और अभी नेक्स्ट अगला कदम क्या होगा आपका?
अगर आप बोले कि मैं बिल्कुल मायूस नहीं हुआ तो वो गलत है। मायूसी जरूर हुई, दुख भी हुआ, और ये लगा कि लोग बोलते थे कि जब आप अच्छा काम करने लगते हैं तो कई बार ये सब चीजों से आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन जब आप इन चीजों से गुजरते हैं तब आपको पता चलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कोई रिएक्ट करता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काम अधूरा है। सो अब जब ये हुआ थोड़ी मायूसी हुई, लगा कि हाँ सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर से एक आवाज भी आई कि रुकना नहीं है, चलना है आगे, सफर बड़ा लंबा है। सो चल पड़ा हूँ वापस। 4 दिन बाद जब नीचे उतरा तो 100-150 लोग इंतजार कर रहे थे, 4 दिन सड़कों पर सो रहे थे मेरे घर के बाहर। उन सबके इलाज भी करवाए, उनकी एजुकेशन भी करवाई, और आज भी जब मैं सुबह घर से निकला, सुबह खड़े हुए थे, सो रहे थे। मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे निकला एयरपोर्ट के लिए, तो बेचारे रात को 3-3:30 बजे पहुंचे थे गोरखपुर से, यूपी से, और सो रहे थे। मुझे लगा कि अगर मैं निकल जाऊंगा तो फिर उनसे मिल नहीं पाऊंगा, तो मैंने ही उनको जगाया कि क्या प्रॉब्लम है, और उनकी जो भी समस्या थी कोशिश की वो दूर हो जाए। बट ये उम्मीद की जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट किरण जो उनके अंदर होती है मेरे लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर खरा उतर पाऊँ। सोनू, जब इनकम टैक्स की रेड चल रही थी उस दौरान भी सोशल मीडिया पे कई लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, तो क्या यही आपकी स्ट्रेंथ रही? इससे बड़ी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे लगता है कि जो अनजान इंसान देश भर के कोने में, मैं जब मदद कर रहा था लोगों का, तो मैंने उस समय कोई धर्म, जाति, स्टेट नहीं देखी। मैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर के अंदर, हर जिले में, छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट जो मैंने भी कभी सुने नहीं थे, उस घर के अंदर भी मैं पहुंचा और उनको मदद पहुंचाई। फिर उनको जॉब्स दिलाने की कोशिश की, फिर उनको मेडिकल हेल्प लगी तो मेरे पास आए, फिर मेडिकल हेल्प हुई, एजुकेशन की हेल्प हुई। तो पता नहीं ये रिश्ता कैसे बड़ा होता गया, जुड़ते गए हम लोग। और आज जब वो इनकम टैक्स वाले आए तो एक मुझे ऐसा लगा कि देश के अंदर एक आवाज उठी कि सोनू हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े रहें और डटे रहें। तो आई थिंक वो एक अंदर से जो ताकत मिलती है आपको, वो आपको और ताकत देती है कि थमना नहीं, चलते रहना, क्योंकि थमने के लिए ये सफर शुरू नहीं हुआ था। थैंक यू सोनू, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट चैरिटी वर्क। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू, बाय।